गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप सबका ब्रूटली ऑनेस्ट के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भारत में आजकल कास्ट सेंसस को लेकर घमासान युद्ध चल रहा है। कई लोग जो हैं वो उनका विचार ये रहता है कि भाई अब ये कास्ट आस्ट की बात ख़त्म करो, रिजर्वेशन ख़त्म करो। और जनरली ये जो जनरल या जनरल कैटेगरी या अपर कास्ट के लोग हैं उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट आता है। उसमें भी बहुत सारी मेरिट्स हैं और ऐसा नहीं है कि उनकी बात एकदम इसलिए गलत है क्योंकि वो अपर कास्ट के हैं। दूसरी तरफ जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी तरफ से कास्ट को लेके काफ़ी लड़ाई लड़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि उनकी बातों में तर्क नहीं है, उनकी बातों में भी बहुत ज़बरदस्त तर्क है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जिनको ये लगता है कि एक तरफ है बीजेपी और एक तरफ है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, ऐसा कुछ हुआ कि धीरे 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 आज जो पूरा जो हिंदू आइडियोलॉजी है या हिंदू कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करने का पूरा जिम्मा बीजेपी के पास आ गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में एक पूरी तरह से हिंदू सोसाइटी का कंसोलिडेशन हुआ। यही कारण है कि वो इतने बड़े बहुमत से जीतकर सरकार में आए। तो विपक्ष की ऑब्वियसली ये स्ट्रेटजी है कि कैसे इसको तोड़ा जाए, कैसे उनका जो किला है ये हिंदू यूनिटी का, हिंदू कंसोलिडेशन का, इसको कैसे तोड़ा जाए। और इस तोड़ने का सबसे इजी तरीका है अगर उस सोसाइटी को ही बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए। और इसलिए उसको तोड़ने का जो सबसे जिसको कहा जाए कि अचूक तरीका है वो है कास्ट के लेवल पे तोड़ने का। भारत एक बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ण नहीं है, इतनी ज़्यादा जातियाँ प्रजातियाँ हैं। मैं अभी बिहार में जब सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस, तो ये भी देखा गया कि कई तो ऐसी जातियाँ हैं जिनके सिर्फ 50, 100, 110, 101 ऐसे सदस्य या 91, यानी 100-150 के अंदर सीमित सदस्य हैं। ऐसी बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। दलितों के अंदर भी महादलित हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है। आदिवासियों के साथ भी यही है, मुस्लिम्स में भी यही है। मुस्लिम्स में भी बहुत सारी जातियां होती हैं और उनमें भी आपसी भेदभाव बहुत होता है। क्रिश्चियंस में भी जातियां बहुत सारी हैं और उनमें भी आपसी भेदभाव होता है। पर आपने कभी भी मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या बौद्ध ग्रुप्स के अंदर जो जातियां, जनजातियां, उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो शायद इतना बड़ा वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूट ना करते हों। लेकिन एक तो मैंने अपनी जीते जी ये हमेशा सुना है और आपने सुना होगा कि भारत में दलितों का, आदिवासियों का, ओबीसीज, जो पिछड़ी जातियां हैं, इनका काफ़ी शोषण हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये दिन बहुत पुराने नहीं हैं जब उनको अछूत बोला जाता था। फिर गांधी जी ने उसको चेंज करके हरिजन नाम रखा उनका, कि ईश्वर के बच्चे। अछूत से हरिजन बने, हरिजन से दलित बने। और आज 75 साल के बाद हम कहाँ हैं? ये काम तभी समझ में आएगा जब हमको ये समझ में आएगा कि हम कौन हैं। आज मैं आपसे एक बड़ी अजीब सी बात, एक अलग बात करना चाहता हूँ। इसको आप जिस नज़रिए से चाहें सुन सकते हैं, पर एक अगर इतनी चीज़ों पे विचार चल रहा है, अगर जनरल कैटेगरी, दलित कैटेगरी, आदिवासी कैटेगरी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ अगर बात कर रहे हैं, तो एक मेरा भी विचार सुनिए। क्या पता कई बार इस तरह के विचार आपका परसेप्शन चेंज कर दें। ये भी संभव है कि आपको एक नई दिशा में ले जाए। मेरा विचार ये है, हम रिजर्वेशन इसलिए देते हैं क्योंकि एक वर्ग जो है उसका तमाम वर्षों तक, 200-300 साल तक लगातार शोषण होता रहा। इसलिए उसके जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो इस बात से वंचित रह गई कि वो जो मेन धारा है, जो प्रमुख धारा है, मेन स्ट्रीम जो है उसका, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसलिए शिक्षा के लेवल पे, अर्थ यानी फाइनेंस के लेवल पे, एक सामाजिक तरीके से और एक कल्चरल तरीके से वो लोग हमेशा पिछड़े रहते हैं। जो ब्लैक्स के साथ अमेरिका में हुआ, औरतों के साथ हुआ, पहले उनको बराबरी में लाने के लिए सबसे पहला काम होता है उनको वही राइट्स दिलाए जाएं जो कि सबको मिले हुए हैं। मतलब जो अपर कास्ट, जो ब्राह्मणों के पास जो राइट्स हैं, वही एक दलित के पास राइट्स होने चाहिए। जो
एक पुरुष के पास राइट्स हैं वो एक महिला के पास राइट्स होने चाहिए। और ये जो एक सिंपैथेटिक, कंपैशनेट, एम्पैथी बोलें या एक हमदर्दी भरा एक जो रवैया है, जो एक नज़रिया है, ये सही है, ये मानवता के तौर पर सही है। घर में भी आप देखिए, जो बच्चा कमज़ोर होता है या किसी बीमारी हो गई हो या बचपन में चोट लग गई हो, जो कमज़ोर होता है माँ सबसे ज़्यादा उसी के लिए काम करती है। इसलिए आपने देखा होगा समर्थ बच्चे हमेशा चिढ़ते हैं कि तुम तो हमेशा उसका साइड लेती हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर उसको उसकी माँ और बाप ही नहीं पूछेंगे तो बेचारा वो जाएगा कहाँ। इसलिए कमज़ोर लोगों को, जिसको प्राइम मिनिस्टर हमेशा पीड़ित, वंचित, शोषित कई नामों से बुलाते हैं, पर मैं कहूँगा जो इग्नोर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑप्रेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, ये सरकार का धर्म है, ये समाज का धर्म है, हर व्यक्ति का, इंसान का धर्म है कि उसकी उंगली पकड़ के आगे ले जाए। ईश्वर, जिनको हम ईश्वर मानते हैं, राम, कृष्ण, शिव, जिसको भी मानते हैं, अगर आप पुराणों की कहानियाँ पढ़ें तो हमेशा बलवान राजा ने दरिद्र की उंगली पकड़ के उसको समाज का हिस्सा बनाया है। इसलिए आप राम और शबरी की भी कहानी सुनते होंगे और खूब उसको बताते भी होंगे। अब अगर ये थ्योरी सही है, अगर इस फॉर्मूले से, इस फंडामेंटल बिलीफ से आप अग्री करते हैं, तो अब मैं अपने आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आप ये बताइए, ये विश्व का जितना भी लंबा इतिहास है, 5000, 6000, 7000 साल का, मान के चलिए 5000 साल का, 2000 ईसा मसीह के बाद, 3000 ईसा मसीह के पहले, हालांकि 4-5 हजार तो उसके तो सबूत हैं। तो आप ये देखिए कि जो 5000 साल का मानव का इतिहास है, इस पूरे इतिहास में कौन वो लोग हैं जो सबसे लंबे वक्त तक गुलाम रहे? इसका जवाब कोई दे सकता है? आप कहेंगे ब्लैक्स। ये जवाब गलत है। इसका जवाब है भारतीय लोग। इस मानवता के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक अगर किसी ने अपने से ज़्यादा ताकतवर अलग लोगों की गुलामी की है और उनका शोषण सहा है, तो वो हैं भारतीय लोग। 1000 साल तक हम लोगों ने गुलामी सहन की है। पहले 700-800 साल मुगलों की और उसके बाद 200 साल तक अंग्रेज़ों की। ये 1000 साल की गुलामी के तो सबूत हैं इस ज़माने के पास। दूसरी बात यह है कि इस पूरी सभ्यता में आप मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा समाज या राष्ट्र है जिसको लूटा गया और जिसकी लूट पर विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया? ऐसा तो नहीं है ब्लैक्स को लूट के ना अमेरिका एस्टेब्लिश किया, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ऐसा भी नहीं है कि दलितों को लूट के ब्राह्मणों ने अपना साम्राज्य भारत में स्थापित किया हुआ, ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं है कि उच्च जाति वालों ने भारत में निम्न जाति वालों का सब कुछ छीन लिया और आज वो लोग कोई बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो, ऐसा भी नहीं है। एकमात्र पूरे विश्व में एग्जाम्पल है सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, विश्व की 1/4 से ज्यादा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाला और उसमें योगदान देने वाला, वर्ल्ड की जीडीपी में 1/4 से भी ज्यादा योगदान देने वाला राष्ट्र भारत था। नॉलेज के लेवल पे नंबर 1 राष्ट्र भारत था। सामाजिक व्यवस्था में भारत था। सबसे अधिक कहीं पे सुख, शांति, पीस और हार्मनी जिसको बोलते हैं, वो भारत में थी। भारत में स्त्रियों का सम्मान था। ये सब तो मुगल आने के बाद मिलता। उसके पहले आप देखिए, भारत में आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे स्त्री के शोषण के या समाज के किसी और वर्ग के शोषण के। ये सारा का सारा तब चालू हुआ जबकि एक ऐसे फेथ आइडियोलॉजी के लोगों ने भारत को इन्वेड किया जो यही मानते थे कि वो सुपीरियर हैं और हर किसी को उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, और उन्होंने भारतीयों को नतमस्तक कराया। फिर भारत में पर्दा की प्रथा लेके आए जिससे औरतों का सम्मान कम हुआ, औरतों की स्थिति कम हुई। भेदभाव दलितों के बीच में, ब्राह्मणों, क्षत्रियों के, दलियों, इन सबके बीच में भेदभाव की भावना को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद अंग्रेज जब भारत में आए, उन्होंने जगह जगह साइन लगा दिया, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड।
राजाओं बादशाहों के गुलामी करने के 800 साल के बाद, मुगल बादशाहों की गुलामी करने के बाद अगले 200 साल तक भारत अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। और अंग्रेज गए भी तो एक ऐसा एजुकेशनल, ब्यूरोक्रेटिक, लीगल, पुलिस फ्रेमवर्क हमारे लिए बना के गए कि आज तक हम उसी माइंडसेट की गुलामी करते हैं। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का एक ही अरमान है, अगर उससे पूछा जाए, कि किसी तरह अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ा के विदेश भेज दिया जाए। इतना शोषण 1000 साल तक विश्व में किसी समूह, संप्रदाय, जाति, प्रजाति या एक पूरे राष्ट्र का नहीं हुआ। भारत विश्व की सबसे ज्यादा सताई हुई, सबसे ज्यादा ओप्रेस्ड और शोषित सोसाइटी रही है। हमें आजादी मिली भी तो क्या आजादी मिली या भारत के टुकड़े हुए? भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए और उसको आजादी का नाम दिया गया। वो ऐसे ही है जिस दिन आपके घर का बंटवारा कर दिया जाए और कहा जाए कि चलो आज से तो तुम जो हो संपन्न हो गए, सामर्थ्य हो गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अब इसको ग्लोबल फ्रेमवर्क में देखिए, पूरी मानवता के फ्रेमवर्क में देखिए, पूरे विश्व को मद्देनजर रख के देखिए। एक बिल्डिंग जो कमजोर होती है और जिसकी बहुत ही ऐतिहासिक महत्व होता है, उसको यूएनओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सर्टिफिकेट देता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है हर कीमत पे। उसके ऊपर से भारत नहीं, पूरे विश्व का पैसा लगता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय लोग इस विश्व की महानता के, इस विश्व के बौद्धिक, सामाजिक, टेक्नोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, किसी भी लेवल में देखा जाए तो क्या उस भारतीय सभ्यता की महानता को कोई इग्नोर कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। और अगर यूँ समझ लीजिए कि अगर हम मानवता के मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, आईफिल टावर, अगर हम उसके मॉन्यूमेंट्स हैं जीते जागते, तो क्या ये पूरे विश्व का कर्तव्य नहीं बनता है कि भारतीय समाज को एक हेरिटेज की तरह देखा जाए और उसी नज़र से देखा जाए जिस नज़र से एक सताए हुए, ऑप्रेस्ड ब्लैक कम्युनिटी को देखा जाता है? जैसे सताई हुई, ऑप्रेस्ड औरतों की कम्युनिटी को देखा जाता है, और भारत में दलितों, पीड़ित, वंचित, ओबीसीज, आदिवासी, इन लोगों को देखा जाता है। ये देखने का नजरिया है। अगर आप ऊपर बैठ के एक पूरे के पूरे धरती को, इस विश्व को एक नज़र से देखें तो आपको पता चलेगा कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रोटेक्शन, हमदर्दी या राइट्स की ज़रूरत है तो वह है भारतीय समाज। तो मेरा विचार ऐसा है, क्यों ना भारत के हर व्यक्ति को एक रिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया जाए। पूरी की पूरी भारत सरकार भारत के हर व्यक्ति और उसकी आत्मा और उसका जो पूरा का पूरा वजूद है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ऊपर ले जाने के लिए अपने आप को उस आहुति में समर्पित कर दे। लेकिन जिस तरह जातियों में प्रजातियां हैं, प्रजातियों में और प्रजातियां हैं, इसी तरह ये हमदर्दी, सिंपैथी, एम्पैथी का जो पूरा का पूरा खेल है, इसमें भी अलग अलग हायरार्कीज़ हैं, लोग अलग अलग लेवल पे हैं। हो सकता है कि भारत को उस नज़र से आज ना देखते हों, लेकिन अगर हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, अगर हम ये आवाज़ उठाएंगे, जो विचार मैंने आपको बताया इसके बारे में अगर आप सोचना शुरू करेंगे, तो हो सकता है हम एक नया नैरेटिव, एक नई आवाज़ उठा सकें। अल्टीमेटली ये खेल जो है वो है तो नैरेटिव्स का ही और पॉलिटिकल गेन्स का है। तो चलिए, मैंने बोला है, आप भी किसी और से बोलिएगा, क्या पता तार से तार मिलते जाएं और एक दिन यूएनओ वाकई में हर इंडियन को एक ग्लोबल हेरिटेज की तरह से सम्मान दे। फिर मिलेंगे अगली बार एक नए विचार के साथ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।